नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालोड़िया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में ही मुख्यमंत्री को लेकर जो खींचतान है वो नहीं है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी है, उसमें भी अब मुख्यमंत्री के पद को लेकर आवाज उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से नायब सैनी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की जो बात कही गई है और जो प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने भी पिछले दिनों ये बयान दिया था और उसके बाद में जहां राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दावेदारी ठोकी जा रही है और उनके द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो हरिद्वार से होकर गुजरेगी और जो यहाँ से जो चौधर की बात करेगा उसी को ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। इसके साथ ही रामविलास शर्मा द्वारा भी दक्षिणी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाने की जो बात है वो कही गई है और कल जिस तरह से अनिल विज द्वारा भी ये दावा किया गया कि वो प्रदेश के सबसे सीनियर नेताओं में से हैं और वो भी मुख्यमंत्री के लिए दावा करेंगे। तो इस पूरी चर्चा को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण वत्स जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लगातार मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है वो देखने को मिलती थी और अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर आपस में बयानबाजी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसा है कि जब चुनाव का समय हो जी तो पार्टी को तुरंत रातों रात नेता नहीं बदलना चाहिए। तो जी पहली तो बीजेपी हाईकमांड की ये गलती है कि चुनाव के 3-4 महीने पहले ही बदल दिया। जी और दूसरी गलती ये पहचानने में रही कि जब नया आदमी को बनाया जो मुख्यमंत्री नहीं रहा है, जिसकी पूरे प्रदेश में अच्छी तरह पहचान नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया और प्रशासनिक हाथ उसमें रहा नहीं। क्यों? खट्टर साहब जब हटाए गए तो उन्होंने एक चालाकी बरती। जो उनका ड्राइवर था नायब सिंह सैनी, उसको पहले मेंबर मंत्री बनाया, फिर मेंबर पार्लियामेंट बना दिया और अब मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो चुनाव के समय चुन लिए गए। फिर नायब सिंह सैनी का ये दुर्भाग्य है, अब जब चुनाव लोकसभा के चुनाव सिर पर आ गए, जब तो बना बेचारा, तो जब तक तो रहा उसकी तो उसको मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब अब काम करने का मौका मिला तो उसको विधानसभा का आचार संहिता लागू होगी। एक मिनट सर, प्रवीण जी आपकी तरफ से आवाज तो प्लीज म्यूट कर जी जी पंडित जी। तो जब ये सारा काम हुआ तो अब बीजेपी के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न होगी और जिस समय नायब सिंह को बनाया गया तो ये भी ध्यान नहीं रखा गया, और भी वरिष्ठ आदमी है, ओबीसी में और भी बड़े आदमी हैं जी और उनको अचानक अमित शाह ने घोषणा कर दी। वे गलतफहमी रही अमित शाह को भी। अब पहले वाला सिक्का है उनका, जिसको नॉमिनेट कर दिया सो कर दिया, क्योंकि वो राजस्थान में भी ऐसा कर चुके थे, फिर मध्य प्रदेश में करा, फिर छत्तीसगढ़ में कर दिया। ये चुनाव का समय था, उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा और चुनाव के समय जब उन्होंने घोषणा कर दी कि नायब सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे आगे भी, तो उसके बाद समस्या खड़ी होगी। उसमें ओबीसी के बड़े चेहरे, राव इंद्रजीत जी सेंटर में मंत्री हैं, लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक ही आदमी है जिसके पास इतना बड़ा दायरा है, जिसके पास 12-15 सीट हैं जो महत्व रखती हैं और हार जीत में उनका रोल महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने पहले कहा कि ये सारा रास्ता मुख्यमंत्री पद का, खाता खोलते हुए कहा ये सारा रास्ता अहिरवाल से होके जाता है। उसके बाद रामविलास जी के मन में भी मर्मिंग थी, लंबे समय से मुख्यमंत्री बने नहीं थे, चाह मुख्यमंत्री पद की थी, उनको भी लगा कि उसको इग्नोर कर रखा है, उनकी भी इच्छा ऐसी ही थी। तो आखिरी में जो है जोड़ हो गया। जोड़ किसका हो गया? राव इंद्रजीत, रामविलास और धर्मवीर। तो अब ये लगने लगा सिक्का चलेगा इनका, लेकिन वो समय गुजर चुका था। 240 सीट मिली और पार्टी में मर्मरिंग जो फुसफुसाहट होती रहने लगी थी, अब उसमें गर्माहट ला दी जब अनिल विज, जो सबसे पुराने विधायकों में जो 6 बार जीत चुके, 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बोला मेरे में ऐसी कोई कमी थी कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों नहीं कंसीडर हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ये कह रहे हैं
तो मैं ये जी कहता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री के जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद, तो मैं अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करूं। मैं भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। उसके बाद सारे हरियाणा में खलबली मच गई, अभी शायद पार्टी में फूट पड़ गई। तो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी आए, उन्होंने करनाल में आके कहा कि नहीं, नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जी जब ये सारी चीज हुई तो दूसरी गलती खट्टर ने ये करी, जैसे सरकार पर कब्जा कर रखा तो उन्होंने कहा पार्टी पे मेरा कब्जा है। उसने जो टिकट बांटी और 67 सीट दे दी, उसके बाद उन्हें नहीं पता था ऐसी भगदड़ मचेगी, क्योंकि पार्टी में पहले वाला सिक्का बंद कमांड नहीं थी। अब समय बदल चुका है, ये मेरा कहना था। तो वो जो खलबली मची, उससे बीजेपी की हालत और खराब होगी, और सारी तरफ हो गया ये छोड़ गया, वो छोड़ गया, ये छोड़ गया, वो तो बड़े दुखी हुए। अब तीसरा प्रभाव उनके ये पड़ा, मेरा मतलब ये था, तीसरा मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ भूमिका के लिए। अब जब प्राइम मिनिस्टर की कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई तो कामयाब नहीं हुई जितनी आशा रखी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो लाखों की रैली देखी है, 5-7 हजार की रैली देखी ही नहीं। वो 5-7 हजार की भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, उस पर भी टीका टिप्पणी फिर हुई। प्राइम मिनिस्टर का जो उद्बोधन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं रखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या लाएंगे। उन्होंने ये रखा, कांग्रेस को गाली देने पर ज्यादा समय गुजारा। उससे पार्टी बड़ी दिक्कत में है, और लोग ये समझने लगे कि नायब सिंह सैनी की सरकार में सरकार बनेगी नहीं, ये डाउटफुल हो गया। फिर जब सेंटर कमजोर होता है तो फिर क्षेत्रीय सत्र उठ जाते हैं, वो उठ गए। कई जगह और भी आगे और भी आएगा ऐसा लगता है। अब चुनाव के बाद क्या हालत बनती है, सेंटर कितना कंट्रोल रहता है, उसके बाद फिर फूट का पता चलेगा। तो मेरा मतलब ये था कि इस समय चीफ मिनिस्टर का जो नाम है वो खुला रखना चाहिए था। ज्यादा राव इंद्रजीत कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, रामविलास कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और वो अनिल विज कहता मैं बनूंगा। चारों तरफ से वोट जीत के आते, आखिर में जिसका फैसला करना होता कर लेते। लेकिन ये गलती हुई, और मैच्योर उत्तराधिकारी खट्टर का नहीं चुना गया। जब खट्टर फेल हो गए तो इसलिए बदला। आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, जब गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा मैं खट्टर तो एक ही चटाई पे सोते थे और एक खिचड़ी खाते थे, और अगले दिन उनको बदल दिया गया। तो सेंटर के नेता को ये विश्वास नहीं रहा कि जिसकी बड़ाई कर रहे हैं उसके साथ भी खड़े हैं कि नहीं खड़े। तो वो भी असर सारा चीज का समूह बना। बीजेपी अब दिक्कत में है, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार 2-3 तो हैं ही ये, अगर कमजोर स्थिति रही तो और भी उभरेंगे। तो इसलिए क्या है कि अब बीजेपी को संकट की स्थिति में कहना चाहूंगा, क्योंकि हर जगह पार्टी डिमोरलाइज है, मुद्दे कांग्रेस का प्रचार तंत्र हावी है, आक्रामक है। चाहिए तो ये था कि ये दावा करते हमने ये 10 साल में ये काम किया, वो किया, वो किया, उसकी बजाय ये लग रहे हैं उसमें कमी है, उसमें कमी है। ये सफाई थोड़ी देते डेमोक्रेसी में। मतलब इनने भी ऐसी गलतियां करती थी, किसान आंदोलन में ही उन्होंने ये गलती कर दी, उनको एमएसपी नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो सफाई दे रहे हैं उसका जनता में असर नजर नहीं आता। तो मुझे ये लगता है कि सीएम की कुर्सी की पोस्ट खाली है अभी भी, और ये असल में तो जीतने की संभावना नहीं है। अगर जीते तो इनमें कलेश होगा, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो मेरा ये था कि ये जब ये मुद्दा बना है तो ये मुद्दा आगे आगे जाके और गर्म हो सकता है। कारण के तक हाई कमांड का पहले वाला कंट्रोल नहीं रहा है, वो भूल गए। अब 1914 का वो मोदी और शाह हैं, या 1919 के मोदी और शाह हैं। अब ये जच गया। मुझे तो लगता है सेंटर में भी बिकरिंग शुरू हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। तो ये है, अब हरियाणा में मुख्यमंत्री का पद नाम रख दिया, लेकिन अभी भी खुला रखना पड़ेगा इनको, और उनको कहना पड़ेगा जब समय आएगा जब हम देखेंगे। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, जिस तरह से राव इंद्रजीत द्वारा बार बार दक्षिणी हरियाणा की चौधर की बात की जाती है, और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसका रास्ता हरिद्वार से जाता है। वहीं कल ही रामविलास शर्मा ने भी एक बयान दिया है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी कुर्सी हरिद्वार और दक्षिणी हरियाणा के आसपास घूम रही है। तो दोनों के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो समय आ गया है कि जब दक्षिणी हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो मिल सकती है? क्या लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, दक्षिण हरियाणा से ही सत्ता का रास्ता जाता है। जिस तरह से आप 2014 में देख लें और 2019 में देख लें, जिस तरह से सीटें बीजेपी को जनता ने
देने का काम किया था। लेकिन उस हिसाब से दक्षिण हरियाणा को जो एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, चाहे मंत्रिमंडल में कह लो, चाहे जो चेयरमैन बनाए थे उसमें कह लो, उतना नहीं मिल जी पाया। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में भी रोष है। और अभी ताजा में ही जो राव इंद्रजीत को दोबारा से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, उसको लेकर भी काफी रोष लोगों में देखने को मिल रहा है कि जो इतने पुराने विधायक हैं और जिनके दम पे बीजेपी 2 बार यहाँ पर सत्ता में आई है साफ तौर पर, और खासतौर पे 2019 में तो अगर अहिरवाल से सीटें ना मिलती तो ये शायद गठजोड़ करके भी सरकार बनाना इनके लिए मुश्किल हो जाता। तो अब जनता यही देख रही है कि हमारा भी प्रतिनिधि एक बार तो, क्योंकि एक बार जाके मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, और इस बार जिस तरह से भाजपा में जो दावेदारी उठ रही है मुख्यमंत्री को लेके, ऐसी दावेदारी जी पिछले 2 बार में देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि जिसको सिलेक्ट कर दिया उसी को मुख्यमंत्री मान लिया गया था विधायक दल के द्वारा। लेकिन पंडित जी जैसे अभी बता रहे थे कि इस बार ऐसा होना मुश्किल दिखाई देता है कि यदि सरकार आई तो बड़ा जो है सिर फुटोल होगा मुख्यमंत्री पद को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से अभी अनिल विज ने ताजा दावा ही किया है कल कि मुख्यमंत्री पद का मैं प्रबल दावेदार हूं, और हो भी क्यों ना, 6 बार से विधायक है, और तब से विधायक है जब भाजपा के 1 या 2 विधायक विधानसभा में होते थे। तो हक जी उनको भी जताने का अधिकार है, और हक उनका भी बनता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति अब भाजपा की हो गई है, क्योंकि भाजपा अब उतनी अनुशासित पार्टी दिखाई नहीं देती जितनी किसी जमाने में दिखाई देती थी। इससे पहले भी आपको याद होगा प्रदीप जी, राव इंद्रजीत कई बार कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी यदि ओबीसी चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो राव इंद्रजीत क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल उठा था उस समय पे भी। और अब यही चर्चा फिर दोबारा शुरू हो गई है कि दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री होगा। दक्षिण हरियाणा में अगर पार्टी सोचती है मुख्यमंत्री पद के लिए तो एक ही कदावर नेता दिखाई देता है, वो राव इंद्रजीत सिंह है। तो जी कहीं ना कहीं अब दक्षिण प्रदीप हरियाणा की राजनीति। जी 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 बताएं। जी जिस तरह से आपने कहा कि जो अनिल विज है उन्होंने बयान दिया है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम कह सकते हैं या एक इनकी नीति रही है कि जो कम अनुभव के जो लोग होते हैं उन्हें मुख्य कुर्सी दी जाती है। और ये 2014-19 रहा हो, केंद्र की सरकार रही हो, उसमें हमें बार बार देखने को मिला है। अगर अनुभव की बात होती तो रामविलास शर्मा से बड़ा अनुभव किसी के पास नहीं था 2014 में। और राव इंद्रजीत भी बिल्कुल। उस समय पार्टी के अंदर आ चुके थे, और केंद्र में भी जब मंत्री पद की बात हो तो वहां पर भी सीनियरिटी थी। तो ये देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस व्यक्ति का या जिस नेता का कम अनुभव होता है उसे बड़े पद दिए जाते हैं, और जो अनुभव वाले होते हैं उन्हें अक्सर साइडलाइन किया जाता है। क्या मानते हैं आप? देखिए इसका देखो इसमें ताजा उदाहरण 9 साल की आप सरकार में साफ तौर पे देख चुके हैं कि पहली बार चुनकर आए मनोहर लाल खट्टर ने 9 साल तक हरियाणा में राज किया, और कितनी जी इस 9 साल में हरियाणा कितनी विपत्तियों को झेला है, कितने आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। चाहे आप जाट आरक्षण आंदोलन ले लीजिए, चाहे आप किसानों का आंदोलन ले लें, पहलवानों का ले लें, मतलब, और कर्मचारियों की हड़ताल तो मुझे नहीं लगता कि 9 साल में कभी खत्म हुई होगी। कभी किसी विभाग के जी कर्मचारी तो कभी किसी विभाग के कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर ही बैठे रहे हैं। और जो आपका मूल सवाल था प्रदीप जी के, कम अनुभवी को क्यों बनाया जाता है, तो देखिए इसके पीछे जो मैं अपना एक निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि मुझे जो भाजपा की नीति जो शुरू से लगती है कि अनुभवी व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा। मान लीजिए जैसे आप जी रामविलास शर्मा जी का नाम ले रहे हैं और अनिल विज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये दोनों अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति हैं, मतलब राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं ये लोग, और उन्हें सब चीजों का अच्छे से ज्ञान है। तो अब जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगा, लेकिन बीजेपी में सरकार अपने हिसाब से चलाने की पूरी आजादी किसी भी मुख्यमंत्री को मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि वहां पीछे हाईकमान से पत्ता हिलेगा तो ही आगे काम हो पाएगा। और अनुभवी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करेगा। आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनको भी अब मुख्यमंत्री से हटाकर केंद्र में ले आए हैं। हालांकि उनको कहा यह गया है कि आपका प्रमोशन कर दिया गया, आप केंद्र में आ गए हैं, उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा ऐसे व्यक्तियों पर निगाह रखती है जो सिर्फ उनकी बात को मानते हुए आगे काम करते चले जाएं, किसी बात का वो विरोध ना करें, किसी बात पे, मतलब मैं कहूँ एक अजीब सी भाषा में कि अपना ज्ञान ना बांटें वो, ठीक है, जो ज्ञान उनको दिया जा रहा है उस ज्ञान को ग्रहण करें और काम करते रहें।
ये एक प्रदीप जी मुख्य कारण है। हालांकि ये मुझे लगता है, और राय किसी की अलग हो सकती है, लेकिन मुझे जो ये कारण दिखाई देता है, मैंने काफी सोच समझकर और काफी पहलुओं पर गौर किया। इसी डिबेट में नहीं, इससे पहले भी मैं इस चीज को देख चुका था कि कहीं ना कहीं भाजपा की ये नीति रहती है। जैसे हमारे यहाँ एक विधायक का टिकट जिन्हें दिया गया था पहले, सुधीर सिंगला जी, वो बहुत सीधे जी आदमी है। उनको कोई मतलब इतना ना तो राजनीति का अनुभव है और ना किसी वो झमेले में पड़ना चाहते। वो अपना सीधा सीधा विधायक बन गए और आराम से अपना कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये एक जी भाजपा की पॉलिसी रही है। और भी टिकट वितरण पर भी यही चर्चा हमारे यहाँ अक्सर देखने को मिलती थी कि टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो अपना दिमाग ज्यादा ना चलाए, अपना जी दिमाग ज्यादा ना चलाए, जो काम चल रहा है उसको सिर्फ वो गति देता रहे, निरंतर ऊपर से जो आदेश आते रहे उनको मानता रहे। तो ये एक कारण प्रदीप जी हो सकता है। बिल्कुल। पंडित जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है जीटी बेल्ट और दक्षिणी हरियाणा का हिरवाल इलाका, और इन्होंने 2014 में भी कई सीएम बनाए थे, श्री रामविलास शर्मा जी रहे हों, कैप्टन अभिमन्यु रहे हों, ओम प्रकाश धनखड़ रहे हों या अन्य, सबके बारे में कहा गया था कि सीएम बनेंगे और उसके साथ इन्होंने काफी सीटें भी जीती थी। तो क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो और हरियाणा में जो पकड़ ढीली हुई है, कहीं जीटी बेल्ट और जो दक्षिणी हरियाणा का इलाका है, यहाँ पर इनकी सीटें, जो इनका जनाधार वो ना खिसक जाए, इसी को ध्यान में रखकर कोई नीतिगत तरीके से दोनों इलाकों से मुख्यमंत्री की कुर्सी की आवाज को कहीं नीति के तहत तो नहीं उठाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? नहीं नहीं, यहाँ ये देखने की बात है, अब जी 10 साल के बाद चुनाव की बात थी। पहले लोकप्रियता, घटती लोकप्रियता को देखकर उन्होंने खट्टर को बदल दिया। तो अगर जी बीजेपी का कोई बड़ा मान्य प्रतिष्ठित आदमी, अनुभवी आदमी होता नेतृत्व, तो वो ये कहता भी ऐसे आदमी को बैठाऊं जो चुनाव की नैया को पार निकाल ले। लेकिन जी इन्होंने क्या करा कि एक अनुभवहीन कहूंगा मैं उनको बना दिया, और वो समस्याएं पेश हो रही हैं। प्रशासन में उनको काम करने नहीं दिया, और टिकटें बांटने में भी मनोहर लाल की हुई। लेकिन एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अब जब महेंद्रगढ़ में बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन हुआ, उसमें खट्टर को नहीं बुलाया गया। और ताजा उदाहरण ये, प्राइम मिनिस्टर कुरुक्षेत्र में आए तो खट्टर का बैकड्रॉप पे फोटो भी नहीं था, और उनका नाम लेवा भी कोई नहीं मिला, और उनको बुलाया भी नहीं गया। तो नेतृत्वहीन है बीजेपी इस समय, क्योंकि नायब सिंह जमेनी स्टेट लेवल पर जो सबसे बड़ा लीडर था वो मनोहर लाल खट्टर थे, और जो दूसरे लीडर थे उनको इन्होंने खुदे लाइन लगा रखा था, और उनको उनकी टिकटों तक सीमित कर दिया। कैप्टन अभिमन्यु ने 10 सीट तो मांगी नहीं, ओपी धनखड़ ने 10 सीट नहीं मांगी, अनिल विज भी अपनी सीट ही मांगता था। लेकिन एक ही नेता था, वो राव इंद्रजीत, उसने कहा मेरा हिस्सा है, मैं सरकार मेरी वजह से बनती है, मेरे को हिस्सा दो। उसमें ले दे हुई, बाद में 5-7 सीट उनको दी गई। लेकिन ये नेतृत्वहीन जो पार्टी खड़ी है इस समय, प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर नहीं, एक चीज। दूसरी, सेंटर में जो सिक्का जमता था बीजेपी पार्टी का संगठन का, वो नहीं है, क्योंकि मरमरिंग जो चल रही है वो इस बात का संकेत है। अब पार्टी में बोलने वाले शुरू हो गए, कम बोलते हैं या ज्यादा बोलते हैं तो अलग पहलू है, लेकिन जो लीडर दबंग है वो तो बोलते ही हैं अपनी बात, जैसे अनिल विज ने रखी, राव इंद्रजीत ने रखी, रामविलास ने रखी। तो ये पार्टी में जो दबाव, तो पहले हाईकमांड का डर होता था, कोई बोलने वाला नहीं था, अब वो ऐसा नहीं है। अब दूसरे, ये एक पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा चुनाव प्रचार में? जो बड़े लीडर थे उनको तो इज्जत नहीं मिली, अब चुनाव के समय इज्जत दोगे तो कितनी जी? 20 दिन का प्रचार के बाद, आज नाम वापस ले लिए, 20 दिन का टोटल चुनाव होता है, उस चुनाव में क्या क्या करेंगे? अब मुझे ये लगता है इनका प्रचार भी ढीला रहेगा, डिफेंसिव है प्रचार, राजनीतिक रूप से कहें तो ये झुके हुए लगते हैं, ऐसा नहीं लगता आक्रामक हो, हम सरकार में आ रही है मैसेज देते हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस में उत्साह का संचार है, और जैसे इनमें फुटबॉल हुई, एक दूसरे की आलोचना हुई, खतरे बने, पढ़ाने करे। हालांकि इन्होंने विड्रावल की डेट में कुछ नेताओं को मनाया है, जैसे राजीव जैन को बनाया, आपके नारनौल में भारती सैनी को बनाया, और भी कई जगह मनाए गए हैं लोग, जो लिस्ट में कल तक पता चलेगा हमको। तो वो जी कोशिश करी है, लेकिन वो मुझे लगता है विलंब से कोशिश की गई। पार्टी की हवा तो निकल ली,
बिल्कुल। अब ये क्या करते हैं नहीं करते। जी, जी। सर, जिस तरह से अनिल विज द्वारा और राव इंद्रजीत द्वारा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात की जाती है, दावेदारी की जा रही है, परंतु पार्टी ने तो जहां पंचकुला में अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि जो अगले मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी होंगे, और कल जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने भी करनाल में कह दिया कि हमारे जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, जो आगे सरकार आएगी, तो नायब सैनी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जिस तरह से पार्टी अब भी नायब सैनी के नाम के ऊपर चल रही है, तो क्या लगता है कि इसको लेकर पार्टी में और भी खींचातान बढ़ सकती है क्या? नहीं, बढ़ी है भाई। राव इंद्रजीत अपना क्लेम कैसे छोड़ देंगे? सबसे बड़े ऊंचे कद के नेता हैं, जिसका वोट बैंक है, यानी जिसके पास जनाधार है, उन्होंने इशारे में कर ही दिया। अगर पार्टी के बार्गेनिंग बात आओ 6-7 अगर इनके जीत गए, गुट बन गया, तो ये पावरफुल गुट होगा, सरकार रहेगी जाएगी। ये राव इंद्रजीत जी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अगर हम समर्थन नहीं करेंगे तो हम नहीं मिलेगा, तो बार्गेनिंग तो उस समय होगी। अनिल विज चाहे वो एक ही जगह से लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी असंतोष से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है और बीच में आने एक उम्मीदवार और भी हैं। हालत जब पतली होती है, सेंटर का नेतृत्व जब कमजोर होता है, छत्रप उभरते हैं, तो छत्रप उभर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए सुखद स्थिति नहीं है। तो 3 चीज मुझे लगती है उसमें इनकी संभावना क्षीण है, कम है। कारण नंबर 1 तो नेतृत्व नहीं है पूरे स्टेट का प्रचार के लिए। नंबर 2, नायब सैनी जमे नहीं है। तीसरी चीज ये जो सबसे बड़ी है, ये क्या करना चाहते हैं वो बात बता नहीं रहे। खट्टर साहब की समय की उपलब्धियों को बात नहीं कर रहे। आज भी वो समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, जो प्रॉब्लम रही उनका पूरा समाधान अभी तक नहीं हुआ इनसे। हालांकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि 1 हफ्ते मीटिंग करो, फलाना करो। जब जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हों, एक दिन में समस्या हल नहीं होती है। लोगों की शिकायतें थी, बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ी समस्या है, और इस समय लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी हुई है। अब ये सारे बीजेपी के घाटे के हैं हालात। तो बीजेपी कितना संभाल पाएगी, या नरेंद्र मोदी लीडरशिप को कितनी बार ये कहेगा कि मैं नू दूंगा, मैं नू दूंगा, मैं नू दूंगा, और गिना रहा है। वो जो सेंटर की ऑल इंडिया की रिपोर्ट है उनको उसको गा रहा है। हरियाणा में क्या देना चाहते हैं, हरियाणा की क्या समस्या रही है, उनको समाधान देना चाहिए था। खट्टर को क्यों बदला गया, इसका जवाब भी तो पार्टी देती ना, क्यों बदला गया। अब जो इनकी कमजोरियां, इनको तो ढक्कन लगाने के, पर्दा ढकने की कोशिश हो रही है। और जो इनको चाहिए था जनता के विश्वास, जनता ये चाहती विश्वास करे। विश्वास जब करे, मुद्दे ठीक हो, वो मुद्दे उठाने में बीजेपी अभी भी नहीं कामयाब हुई है। और 10-5 दिन में मुद्दे बनेंगे नहीं। अब तो एक बार दया चक्कर जब बनेगा, जब इन सबके घोषणा पत्र आएंगे। घोषणा पत्र में ये दावा कर सकते हैं कि ये पुराना दावा तो छोड़ देंगे, आगे का भविष्य का सबज बाग दिखाएंगे। तो घोषणा पत्र किस तरह के आते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अभी तो एक ही मीटिंग देखी ना प्राइम मिनिस्टर की, जो ढीली रही। अब 26 को आएंगे प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी आएंगे, उसमें कैसी भीड़ होती है, उस पर बीजेपी का वजन, कांग्रेस का वजन तो जब ही बनेगा ना, उसके नेता के साथ भीड़ जुटेगी। और जब उसमें मुद्दे उठाए जाएंगे कितने, ये अभी देखने की बात है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ, अब संभावना बीजेपी की क्षीण है। और दूसरी चीज ये है, जो नेतृत्व है वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। चाहिए तो ये था कि ऐसा नेतृत्व हो, अब वो दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से सिरसा से नीचे तक, होडल पलवल तक आता, वो है ही नहीं। अब वो जाते क्षेत्रीय। फिर बीजेपी ने एक चीज और करी, अब किसान संगठित हुए। कल इन्होंने जोर लगा लिया किसानों को जींद में इकट्ठा नहीं करेंगे, चारों तरफ गाड़ियां बंद कर दी, और फिर भी किसानों का सम्मेलन हुआ। तो ये इस बात का संकेत है कि सरकार की परवाह नहीं कोई करता। पुलिस वालों को ऊपर के आदेश पर रोक दी, उनका दूसरी साइड से निकल जाओ। भीड़ तो जब ही आई होगी जब पुलिस वालों ने अलार्ड करा होगा। तो जींद में जब मीटिंग हुई, तो हमने पूछा कैसी, बड़ी कामयाब मीटिंग हुई। कैसे हुई भाई? सब चारों से बसें आने से रोक दी, पुलिस वालों ने नाकेबंदी कर दी। तो ये जो सारा है कंट्रोल से बाहर है लॉ एंड ऑर्डर। इससे लगता है कि जनता में कॉन्फिडेंस है। किसान पहले से ऑफेंसिव है, ये भी मान के चलना पड़ेगा। और जो ऑफेंसिव और अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है, तो वो नुकसान भी कर सकता है।
और एकता बदे उन्होंने कहा जी हमारा तो एक ही टारगेट है, रूलिंग पार्टी को हराना है, यही कहा ना उन्होंने किसानों ने कल की मीटिंग में। तो ये कितना प्रभाव डालेगा और ये कितने किसानों को राजी करने में कामयाब होंगे, ये अभी देखने की बात। जी जी प्रवीण जी, एक यहाँ के राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें एक नई चर्चा है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर राव इंद्रजीत आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है और वो इसको लेकर पार्टी हाईकमान के ऊपर दबाव भी डालेंगे चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उनके बहुत से जो समर्थक हैं उन्हें टिकट भी मिला है। और यह भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दबाव में नहीं आती है तो उसको लेकर अलग भी रणनीति के ऊपर काम किया जाए। क्या मानते हैं आप, इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से किस तरह कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो बीजेपी बड़े संकट में इस वक्त, और ये दावा नहीं किया जा सकता कि इस बार बीजेपी की ही सरकार आ रही है। लेकिन अगर सरकार आती भी है किसी तरह से जोड़ तोड़कर, तो राव इंद्रजीत जरूर दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनके जितने भी समर्थकों को टिकट दिया गया है कहीं ना कहीं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम तुलना करेंगे कि जो बाकी हरियाणा है उससे ज्यादा सीटें जो हैं राव इंद्रजीत के हाथ में होंगी, और जितने भी राव इंद्रजीत के समर्थक हैं, ये बात तो तय है कि वो राव इंद्रजीत के एक इशारे पर जो है कोई भी निर्णय लेने में तैयार रहते हैं। मतलब वो उस निर्णय को मना नहीं कर सकते, राव साहब के निर्णय को। तो नेचुरल सी बात है कि अगर किसी तरह सरकार आती भी है तो जरूर राव इंद्रजीत दबाव बनाएंगे। और दक्षिण हरियाणा की जनता भी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि एक बार तो दक्षिण हरियाणा को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का नेतृत्व मिले, ताकि इस इलाके के विकास का भी ध्यान रखा जा सके। क्योंकि अभी तक देखने में आया है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो रोहतक शहर चमका, खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तो करनाल चमका। तो अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि अगर दक्षिण हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो इस इलाके का भी कुछ ना कुछ उद्धार हो जाएगा। जहां तक दबाव की बात है, देखिए दबाव राव इंद्रजीत का इस वक्त पूरी तरह पार्टी मानने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर जो जैसे गुड़गांव की टिकट पर एक बार तो ये तय हो गया था कि राव इंद्रजीत का दबाव नहीं माना जाएगा और टिकट किसी वैश्य समाज के व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन राव इंद्रजीत का दबाव माना गया और टिकट जो है मुकेश शर्मा को दिया गया। मुकेश शर्मा पिछले 25 साल से भाजपा से जुड़े हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। ये भी उनका एक पॉजिटिव पॉइंट गया। और साथ में जब राव साहब की जो सिफारिश है वो उन पर मोहर लगी है, तो उनकी टिकट लगभग पक्की हो गई थी। इसी तरह से सिर्फ एक बादशाहपुर सीट को अगर आप छोड़ दें तो कहीं ना कहीं सोना सीट का हम जिक्र करें तो उसमें भी राव साहब की सहमति ली गई थी तेजपाल तंवर को दोबारा टिकट देने में। तो इस तरह से पटौदी को आप देखेंगे, आप रेवाड़ी को देखेंगे, तो ये सभी टिकटें जो हैं कहीं ना कहीं राव साहब की सहमति से दी गई हैं। और ये एक साबित करता है कि पार्टी कहीं ना कहीं राव साहब की बात को अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इस बार पार्टी राव साहब की बात को अनदेखा करती तो शायद पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तो अब देखने वाली बात रहेगी चुनाव के बाद कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा आती है तो फिर कितना दबाव राव साहब का माना जाता है, क्या उनकी ओर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, या फिर उन्हें कोई स्टेट में ऐसा पद जो मुख्यमंत्री के दर्जे का उप मुख्यमंत्री इस तरह से कुछ ऑफर किया जाता है। तो ये तो अभी समय के गर्भ में। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर अच्छी सीटें दक्षिण हरियाणा से राव साहब निकालते हैं तो जरूर वो इस बात को लेकर दबाव बनाएंगे कि एक बार जो नेतृत्व है प्रदेश का वो उनके हाथ में दिया जाए। जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा में ये हमने चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर आपसी जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। जहां राव इंद्रजीत की बात करें या अनिल विज की बात करें, उनकी तरफ से भी लगातार मुख्यमंत्री की ये दावा किया जा रहा है। और अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के कितने दबाव में आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नायब सैनी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की जो घोषणा की है, उसी के साथ ही पार्टी के अंदर और भी सब्र उठने लगे हैं और लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर दावा ठोकने लगे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। हमारे साथ जुड़े हुए केवी पंडित जी और परवीन भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मेहमानों का धन्यवाद। और इसी तरह से हरियाणा के मुद्दों को लेकर चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।